वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर इंशाल्लाह। 2 चैप्टर्स हो गए, द ओपन रोड ऑफ इस्लाम और द स्प्रिट ऑफ द वेस्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, द शैडो ऑफ द क्रूसेड्स नाम है इस चैप्टर का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक और पहलू चीज़ों को देखने का इससे ओपन हो जाएगा। अभी तक जिस पे इनका कंसंट्रेशन था वो था स्पिरिचुअल इनकम्पैटिबिलिटी, कि दे आर वेस्ट लुकिंग पीपल, वी आर ईस्ट लुकिंग पीपल, दे आर ज़मीन लुकिंग पीपल, वी आर आसमान लुकिंग पीपल। तो अभी तक वो स्पिरिचुअल डिफरेंस की बात हो रही थी बार बार, कि वी आवर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इटसेल्फ इज डिफरेंट, वी आर टू डिफरेंट पीपल। नाउ he moves ahead. Now he is going to argue that there is one more reason why Muslims should avoid imitating Western civilization. क्या है ये reason? Its historical experiences are deeply tinged by a strange animosity against Islam. कि जो historical experiences हैं इनके आपस में contact के, उन पे डीपली टिंज, उनके डेप्थ तक उसमें रंग लगा है किसका, एक स्ट्रेंज एनिमोसिटी, जाने क्यों वाली एनिमोसिटी, अल्लाह जाने वाई। देयर इज दैट रूटेड डिसलाइक फॉर इस्लाम। अब ये आई कहाँ से? कुछ हद तक तो ये इनकी फितरत ही है, ऐसा ये कह रहे हैं, जो इन्होंने यूरोप की एंटिक्विटी से ही इनहेरिट किया है। यूरोप का जो अर्लीस्ट यूरोप था, वहाँ पे दुनिया को देखने का तरीका ही ऐसा ही था। अर्लीस्ट यूरोप की एंटिक्विटी वुड बी ग्रीक्स, रोमन्स। ग्रीक्स और रोमन सिर्फ खुद को सिविलाइज्ड कंसिडर करते थे। एवरीथिंग दैट वाज नॉट ग्रीक, नॉट रोमन, और पर्टिकुलरली वो वाला खिता जो मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में है, कहने का मतलब एशिया वगैरह, इसको तो वो बुलाते ही बारबेरियन थे। ये बारबेरियन लोग हैं। और तब से अब तक जो ऑक्सीडेंटल्स हैं, ऑक्सीडेंटल हो गए यूरोपियंस। यूरोपियंस वुड डिवाइड द वर्ल्ड इन ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट। तो दीज चाइनीज, अरब्स, ईरानियंस, इंडियंस, दीज वुड बी ओरिएंट। तो ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटल। ऑक्सीडेंट हो गया यूरोप। तो तब से ही, जब से ग्रीक्स को दुनिया का देखने का तरीका ही ग्रीक्स का यही था, बारबेरियन। अच्छा, ग्रीक्स का भी अपना इसके साथ क्या था, जब ग्रीक्स और पर्शियंस आपस में लड़ते रहते थे, अगर आप लोग ने देखा होगा, वो मूवीज में भी जब आता है स्पार्टन्स वर्सेस पर्शियंस एटसेट्रा, तो उन सब में आप देखें ना, पर्शियंस और बारबेरियंस, अगर आप देखेंगे उनको कैसे दिखाया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, whatever kind of king he was, is not our discussion right now, and who cares कैसा था। But think of his portrayal in that movie Padmavat. How does he have his, वो खाना कैसे खाता है? Barbarian. While the most barbarian of kings would not be like that. तो ऐसा नहीं होता था, ऐसा खाना खाया था, ऐसे उठा रहा है खाना और उसको कैसे दरिंदे की तरह काट रहा है एंड ऑल। तो ये ड्रामेटाइजेशन मूवीज में आपको दिख जाएगा। तो इस वक्त की भी जो मूवीज है उसमें आप देखिए ज़रा, जो वो उनकी आर्मी में होते हैं, जो उनके लीडर्स होते हैं पर्शियन आर्मी के, कितनी डरावनी शक्लें होती हैं उनकी, हर एक अंग पे। और इनके लिबास बिल्कुल प्रेस किए हुए उस वक्त ज़माने में भी, प्रॉपर स्टिच्ड, और उसकी वो क्रीज ना बिल्कुल क्लियर, कोई सिलवटे नहीं है, कुछ उसमें ऐसा नहीं है, दाग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और स्टिचिंग प्रॉपर है। और इनका कैसे होगा, ऐसे स्टिचिंग प्रॉपर नहीं होगी, एंड्स, उसकी एजेस क्लियर नहीं होंगी, क्रीज क्लियर नहीं होगी, तो वो साफ सुथरा होगा, लड़ते लड़ते भी वो साफ होगा, ये बिना लड़े मैला होगा। तो ये सारी चीज़ें वो ये साइकी में दिखा देती है, एक तो है क्या, और ये फर्दर फ्यूचर की साइकी में चीज़ों को डालती रहती है। तो ग्रीक्स जो उस वक्त लड़ रहे थे पर्शियंस के साथ, वहीं से ये साइकी डेवलप हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली।
तो सो एवरीथिंग फॉरेन, पर्टिकुलरली एवरीथिंग लिविंग ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये बारबेरियंस थे. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होगा. व्हाई वुड दे थिंक लाइक दैट? Since that time, the Occidents believe that their racial superiority over the rest of mankind is a matter of fact. White man's burden तो आपने भी सुना होगा. दुनिया को सिविलाइज करना वाइट मैन का बर्डन है बेचारे का. क्या करे, अब दुनिया में एक है जो पढ़ लिख गया, एजुकेट हो गया, सिविलाइज हो गया. अब वो हमको सिखाएगा कि कैसे जीना चाहिए. तो एंड the more or less pronounced contempt of non-European races and nations is one of the standing features of Western civilization. कि एक फंडामेंटल फीचर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या है? जो कंटेम्प्ट है नॉन यूरोपियन नेशंस का और रेसेस का. अच्छा, ये खुद यूरोपियन ही है बाय द वे. तो ये अपने घर की बात हमें बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे हैं. फिर ये कहते हैं लेकिन ये एनफ नहीं है. ये जो स्ट्रेंज एनिमोसिटी है टुवर्ड्स इस्लाम, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एनफ नहीं है. ये काफ़ी हद तक हमको बता देता है, बट नॉट एंटायरली. सो वी वर सेइंग कि असद सेज कि ये जो ये पूरे ईस्ट को देखने का तरीका है इनका, ये लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता इस्लाम इन पर्टिकुलर क्यों, इसके साथ ये अलग सी नफरत क्यों. Here and here alone, the Western attitude is not of an indifferent dislike. बाकी सबके साथ जो डिसलाइक है वो इंडिफरेंट है. यहाँ पे इंडिफरेंस नहीं है. यहाँ पे वो तासुब की लेवल पे है. यहाँ पे वो अंदर से नफरत ना जो दिखेगी. एक हो गया इंडिफरेंट होना, दीज पीपल बारबेरियंस, व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम. दूसरा हो गया वी डू केयर अबाउट देम, इनकी तबीयत ठीक करनी है. वो वाला एटीट्यूड क्यों है? कहते हैं कि बाकी सारे मज़ाहिब और बाकी सारे कल्चर्स और दुनिया को देखने का तरीका इनका इंडिफरेंस का है कि ये ऐसे ही हैं. लेकिन मुस्लिम्स को देखने का तरीका ये नहीं है. इट इज़ वन ऑफ डीप रूटेड एंड फेनेटिकल एवर्शन जो मुस्लिम्स के लिए है इनके यहाँ. तो यहाँ पे ये महज इंटेलेक्चुअल नहीं है, यहाँ पे इमोशनल भी है और इंटेंसली इमोशनल है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ही इज़ मेकिंग. इसका मतलब ये हुआ कि यूरोपियन लोग अगर बुद्धिस्ट और हिंदू डॉक्ट्रिन्स को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनको देखने का उनका नज़रिया तभी बड़ा बैलेंस्ड होगा, रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड ऑफ माइंड होगा जब इनको ये देखेंगे. लेकिन जो ही यही माइंड टर्न when it turns towards Islam, then all of a sudden matters change. As soon as it turns towards Islam, the balance is disturbed. Emotional bias creeps in. तो यहाँ पे एज ए पर्सनल समथिंग इज एट स्टेक. कहते हैं बड़ी कम एक्सेप्शंस हैं इस हकीकत में कि एमिनेंट यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट्स, उनकी जो भी राइटिंग्स हैं, दे आर प्लेनली गिल्टी ऑफ अनसाइंटिफिक पार्शलिटी. ये फिर बाद में तस्लीम भी किया लगभग यूरोपियन राइटर्स ने. हमने जिक्र किया है एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म का. तो इससे तो काफ़ी हद तक वेस्टर्न एकेडमिया निकल चुका है. काफ़ी मतलब शुड वी से ओवरऑल निकला हुआ है यूरोपियन कल्चर, वो तो नहीं है. लेकिन वेस्टर्न एकेडमिया काफ़ी हद तक उसने इसको थोड़ा सा समेट लिया है. काफ़ी हद तक इन एक्शंस, बट साइकोलॉजिकली शायद अभी भी काफ़ी बैगेज है. इनके इन्वेस्टिगेशन में क्या दिखता है? इट ऑलमोस्ट appears as if Islam could not be treated as a mere object of scientific research. जैसे बाकी ट्रेडिशंस को जब ये पढ़ रहे होते हैं तब उनको देखेंगे डिटैच्ड व्यू से कि ये मेरा सब्जेक्ट है जिसको मुझे एनालाइज करना है और स्टडी करना है. लेकिन इस्लाम के साथ ऐसा नहीं हो सकता. इस्लाम को कैसे देखेंगे? इट इज़ एन अक्यूज्ड स्टैंडिंग बिफोर द जजेस. जिसको जज करना है ये अक्यूज्ड है, इसको उसी प्रिज्म से देखा जाएगा, न्यूट्रली नहीं देखा जाएगा. और फिर क्या करेंगे ये जो ओरिएंटलिस्ट्स है, उनमें से कुछ दे वुड प्ले द पार्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसका काम ही है इसको गिल्टी प्रूव करना, कन्विक्शन सिक्योर करना. तो क्या कह रहे हैं कि इस्लाम को दे कैन नॉट सी एक्सेप्ट एज व्हाट,
as an accused, and some Orientalists are what? They are public prosecutors, जिसका काम ही है कन्विक्शन सिक्योर करना। और बाकी जो बच्चे वो क्या हैं? दे आर काउंसिल फॉर डिफेंस, वो अब इस्लाम का दिफा करेंगे, लेकिन वो भी अंदर से कन्विंस्ड है कि क्लाइंट तो हमारा गिल्टी है। तो इस वजह से वो फिर करेंगे हाफ हार्टेडली प्लीड फॉर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। देखो, ये जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है, ये टेक्निकल टर्म है लॉ की, ये कानून में एक टेक्निकल टर्म है, और ये यूज़ किया हमारे सामने एक जर्नलिस्ट ने, क्योंकि एक जर्नलिस्ट थे इनिशियली, इन्होंने खुद कहा ना अपनी बायोग्राफी में। लेकिन एक अच्छी किताब लिखने वाला, देखो फिर से, जो एक अच्छा आलिम होता है उसको हर एक इल्म का ये ना, हर एक फ़न का इल्म होता है, वो जानता है तमाम चीज़ें, डिफरेंट उलूम उनका इल्म होता है उनके पास। जैसे यही है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, जब हम कन्विक्शन किसी की सिक्योर करते हैं, फिर हम उसके बाद उसकी सेंटेंसिंग पे आर्ग्यू करते हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। एक हो गया कन्विक्शन, कन्विक्शन हो गया कि क्या उसने जुर्म किया है, दैट इज़ कन्विक्शन। सो फॉर एग्जांपल ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ, पुलिस अक्यूज करती है, वो 10 चीज़ें अक्यूज कर सकती है, 100 चीज़ें अक्यूज कर सकती है, दैट्स कॉल्ड ए चार्ज शीट। चार्ज शीट पे फिर आप आर्ग्यू करते हैं कि आई प्लीड गिल्टी, तो मसला ख़त्म, आपने बोला हाँ मैंने ये किया। लेकिन जब आप कहते हैं ना मैंने ये नहीं किया, तब आप में और स्टेट में तो अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो सम जज हैज़ टू सिट नाउ टू डिसाइड कि कौन सही है। तो अब आप अपना केस प्लीड करते हैं, और फाइनली उस केस में जो भी चार्जेस थे उसमें से कुछ साबित होंगे, या सब साबित होंगे, या कोई भी साबित नहीं होगा। जब कोई साबित होगा तो वी वुड से कन्विक्शन हैज हैपेंड, कन्विक्शन हुई है, साबित हुआ है कि आपने जुर्म किया है। अभी इसकी सज़ा नहीं डिसाइड होगी, फिर आर्ग्यूमेंट होगा अबाउट द सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग में फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मिटिगेटिंग के और एग्रेवेटिंग के। कोई चीज़ किसी क्राइम को और बुरा बना देती है, उसको कहते हैं एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांस। कोई चीज़ उसी क्राइम को कम बुरा बनाती है, दैट्स कॉल्ड ए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस। जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर किया, ये तो साबित हो गया, अब इसी मर्डर को बुरा बनाता है कि इसने एक अंधे इंसान का मर्डर किया, ये और बुरा हो गया। या ही यूज्ड अ ब्लंट नाइफ डेलिबरेटली, ये और बुरा हो गया। फिर दिस पर्सन हु ही किल्ड वाज अ यंग गर्ल ऑफ 7 years एज। तो ये हो गई सारी एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस। अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होगी, फॉर एग्जांपल दोनों लड़ रहे थे आपस में, वो भी उसको मारने की कोशिश कर रहा था, ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस हुई। एक और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस होगी, जिस बंदे का कत्ल इसने किया है वो कातिल है, और उसने बड़े सारे कत्ल किए, वांटेड था वो, और चांसेस है कि इसके घर में भी इसी पर्पज से दाखिल हुआ था, ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस हो गई। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस हो गई, ही डिड नॉट रियलाइज कि व्हाट ही वाज डूइंग वुड किल हिम, ये इंटेंशन नहीं था किलिंग का, लेकिन हो गई डेथ। तो दीज आर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस। अब ये क्या कह रहे हैं असद साहब कह रहे हैं कि इस्लाम को तो पहले देखेंगे ही एज एक्यूज्ड, कोई न्यूट्रली नहीं देखेगा इसको कि ये एक्यूज्ड है, अब देखना है कि सही में इसने क्राइम किया है कि नहीं। और उसमें ज़्यादातर ओरिएंटलिस्ट्स क्या है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम करेंगे, दैट मीन्स जो कोशिश करता है दिखाने की हाँ इसने ही किया है। और जो डिफेंस काउंसिल है, दैट मीन्स इस शख्स का जो जिसको अक्यूज़ किया जा रहा है, उसका जो लॉयर है, उसका जो, उसको डिफेंस काउंसिल कहते हैं। तो डिफेंस काउंसिल भी खुद में अंदर से तो जानता है कि इसने किया है अब वो सिर्फ आर्ग्यू कर रहा है मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस। इसकी मिसाल आप ऐसे समझेंगे, दे वुड से कि ये सारे कस्टम्स बारबेरियन है, बट दे वर फाइन फॉर 7th century मक्का। यही हो गया मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के उस वक्त अरेबिया डेजर्ट, ये बारबेरियंस, और उनके बीच में कोई ऐसी बात बोल रहा है कि सिर्फ 4 शादियां करनी है, जिस वक्त पूरी दुनिया में लोग 18 20 25 30 कर रहे थे, उन्होंने बोला 4, और अरेबियन कस्टम में बोल दिया। है तो गलत ही, है तो गलत।
तो ये, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हम खुद यही हैं, ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस वाले। बहुत कम आपको दिखेंगे मॉडर्न मुस्लिम्स, अनलेस दे आर ब्रेन वॉश्ड। जो अब इस साइड होंगे वो प्रॉपर ब्रेन वॉश्ड वाले होंगे, जिनको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनको एब्सोल्युटली आर्ग्यूमेंट समझ ही नहीं आ रहा है। दे आर लाइक कि भाई ने बोला है तो है, तो फॉरगेट देम, वो कीप देम असाइड। जो थोड़ा पढ़ लिख जाता है ना मुस्लिम, और फिर आप उसको नहीं देखोगे, यू रेयरली फाइंड देम ऑन दैट अदर पोजीशन है जो इनहेरेंट सुपीरियोरिटी ऑफ इस्लामिक सिस्टम पे यकीन रखे। नहीं, वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस पे ही वर्क करेगा कि बट इट इज लाइक दैट इन इस्लाम बिकॉज, वो ये आर्ग्यू कभी नहीं करेगा बट दैट इज इनहेरेंटली बेटर देन व्हाट यू हैव। वो ये कभी आर्ग्यू नहीं करेगा। यू वुड रेयरली फाइंड एनीवन आर्ग्यूइंग लाइक दैट। So all in all, the technique of the deductions and conclusions adopted by most of the European Orientalists reminds us of the proceedings of those notorious courts of inquisition set by the Catholic churches against its opponents in the Middle Ages. That is to say, they hardly investigate historical facts with an open mind, but start almost in every case from a foregone conclusion dictated by prejudice. What she saying here is कि कहने का मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट्स का जो अप्रोच है इस्लाम को समझने का, वो वैसा ही है जैसा कोर्ट्स ऑफ इंक्विजिशन का होता था। सी कोर्ट्स ऑफ इंक्विजिशन क्या है? मिडिवल यूरोप में ना कैथोलिक चर्च कुछ ट्राइब्यूनल्स बिठाता था क्विक एड्रेस करने के लिए, क्विक जस्टिस करने के लिए। किन का? जो कैथोलिक क्रीड के खिलाफ थे। कैथोलिक क्रीड के खिलाफ है बड़े सारे तरीकों में हो सकते हैं, जैसे मुस्लिम है तो कैथोलिक क्रीड के खिलाफ है, यहूदी है तो कैथोलिक क्रीड के खिलाफ है, आप प्रोटेस्टेंट हैं कैथोलिक क्रीड के खिलाफ हो गए, हेरेसीज तमाम कैथोलिक क्रीड के खिलाफ है। तो फिर इनको क्या किया जाता था, इनको इनको इस दे वुड बी एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, और फिर उस कोर्ट में उनको पेश किया जाता था, उनको सज़ा मिलती थी और उस सज़ा पब्लिकली एग्जीक्यूट होती थी। वो मशहूर गैलीलियो वाला केस भी इंक्विजिशन का ही केस था। स्पेनिश इंक्विजिशन इन पर्टिकुलर वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड ज्यूज। ज्यूइश एलिमेंट जो पूरे इस एरिया का है वो सारा इन्होंने ख़त्म कर दिया उस वक़्त में, और मुस्लिम एलिमेंट भी। इनफैक्ट इन पर्टिकुलर वो उन पे अप्लाई होता था जो जुडाइज़म और इस्लाम से कन्वर्ट हुए होते थे क्रिश्चियनिटी में। उनको अक्यूज़ किया जाता था, नहीं तुम अंदर से अभी भी मुसलमान हो तुम बाहर से ही कर रहे हो लेकिन अंदर से तुम अभी भी मुसलमान हो। तो इंक्विजिशन में यूजुअली इट वाज नोन कि ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये कोई, या वही आई वॉश जिसको कहते हैं, दिखाने के लिए कि देखो कोर्ट हमने लिया तुमको, हमने एक मुकदमा चलाया, तुम तो गिल्टी साबित हो गए, जबकि गिल्टी वो ऑलरेडी साबित हो चुका होता था द मोमेंट ही वाज टेकन इनटू इट। तो ये कह रहे हैं कि वो हिस्टोरिकल जो स्पेनिश इंक्विजिशन जैसा होता था वैसा ही है ये, कि पहले से ही एक फोरगॉन कंक्लूजन है कि इसने ये गलती की है, ये क्रिमिनल है, ये बुरा है। दे सिलेक्ट द एविडेंस अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन, जहाँ पे वो पहुंचना चाहते हैं उसी के हिसाब से अब एविडेंस ढूंढेंगे। फैसला पहले ही हो चुका है। अच्छा, ये बात पे मुझे एक और चीज़ भी समझ आ रही है, यही होता ही है ओवरऑल। मतलब यू नीड नॉट अक्यूज द यूरोपियंस ऑफ इट। असलियत में ह्यूमन साइकी ऐसे ही वर्क करती है। ऐसा हमें लगता है कि हम हमारे ख्यालात खुद बना रहे हैं जब हम रीजनिंग वगैरह करते हैं। एनफ एविडेंस दिखाती है, न्यूरोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड देन साइकोलॉजिकल, ये एनफ एविडेंस हमको दिखाती है, फैसला ऑलरेडी हो चुका होता है। ये जो फिर हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना, मैंने ये फैसला क्यों लिया, वो एक प्रेस रिलीज है फैसले के बाद। प्रेस रिलीज में वो सारा डिस्कस हो रहा है। इस पे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट एम आई सेइंग, इसको थोड़ा डिटेल में मैंने डिस्कस किया आवर कल्चर, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आवर कल्चर नाम से, उसका पार्ट 1। तो व्हाट इज़ कल्चर, इस पे रिसर्च भी है, डान कहान की रिसर्च है येल यूनिवर्सिटी की। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंबर्स लिखे, कुछ डेटा, और टाइटल रखा टेबल का
फेयरनेस क्रीम के रिजल्ट्स, और एक्सपर्ट्स को बुलाया जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं, उनको बोला इसको इंटरप्रेट करो डेटा को। उन्होंने सब ने सही इंटरप्रेट किया, एज वाज एक्सपेक्टेड, डेटा क्लियर है, और उन्होंने और वो एक्सपर्ट्स है इस मामले में। उसके बाद उन्होंने दूसरा टेबल दिया उनको, उसका टाइटल रखा गन कंट्रोल जो लॉज हैं यूएस के, उस पे ओपिनियन बताने को। अब बताया कि अब पूछा कि डेटा को इंटरप्रेट करो। टर्न्स आउट लिबरल्स ने डेटा को वैसे इंटरप्रेट किया जो लिबरल पोजीशन को होल्ड करता था, और कॉन्जर्वेटिव्स ने वैसे किए जो कॉन्जर्वेटिव पोजीशन को सपोर्ट करता था। लेकिन फनी बात ये थी कि डेटा फेयर एंड लवली वाला ही था, डेटा वही था जो फेयरनेस क्रीम वाला था। फेयरनेस क्रीम पे सब ने डेटा को सही इंटरप्रेट किया, लेकिन जहाँ पे उनकी खुद की आइडियोलॉजी की बात आई, वहाँ पे डेटा को इंटरप्रेट किया वैसे जैसे उनकी पोजीशन को सपोर्ट कर रहा था। तो उस स्टडी ने शो किया कि हम हमारी पोजीशंस ऑलरेडी ले चुके होते हैं, उसको फिर हम सपोर्ट करने के, एंड मोर अ पर्सन वाज गुड एट स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, द डाइवर्जेंस वाज मोर, वो और अच्छे आर्ग्यूमेंट दे पाया अपनी पोजीशन के लिए। ऐसा ही होता है। बड़े सारे फिलोसफर्स ने इस पे बात की है, जैसे आर.एम. हेयर ने इस पे बात की है। ये तो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट हुआ, इससे पहले जो मैंने आपको दिया था वो तो क्लियर कट स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट है, मैथमेटिकल और साइकोलॉजिकल। तो कल्चरल कॉग्निशन कहते हैं इसको। देयर इज न्यूरोलॉजिकल एविडेंस एज वेल कि हमारे माइंड में कौन से पार्ट्स लाइट अप होते हैं। तो वो हमको दिखाता है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ फेस करते हैं, हमारे माइंड में जो इमोशंस वगैरह के रिलेटेड जगह है वही पहले लाइट अप होती है। रीजनिंग और कॉग्निशन वाला एरिया तो बाद में लाइट अप होता है। कहने का मतलब फैसला पहले हो चुका है कि ये मुझे अच्छा लगता है या ये मुझे बुरा लगता है, ये मुझे गंदा लगता है, और फिर उसके बाद अकल सप्लाई करती है आर्ग्यूमेंट्स कि ये क्यों अच्छा लगता है, ये क्यों बुरा लगता है। तो द आंसर इज ऑलरेडी, वो फैसला ऑलरेडी हो ही चुका होता है। So they select the evidence according to the conclusion they a priori intend to reach. Where an arbitrary selection of witnesses is impossible, जहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ क्या वो करेंगे, वहाँ पे जो एविडेंस हमारे सामने है उसको वो क्या करेंगे, मिस इंटरप्रेट करेंगे। मिस इंटरप्रेट भी अगर नहीं कर सकते तो उसका आधा ही लेंगे। They would cut parts of the evidence of the available ones out of context, या इंटरप्रेट करेंगे उनको ऐसे टू शो क्लियर कट अनसाइंटिफिक मेलेवोलेंस, नफरत, विदाउट एट्रीब्यूटिंग एनी वेट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द केस बाय द अदर पार्टी। मुस्लिम्स खुद इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसका कोई वेट ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही वो मशहूर किल देम वेयर एवर यू फाइंड देम, अरे बार बार बोल रहे, इतने स्कॉलर्स बोल रहे नहीं किल देम वेयर एवर यू फाइंड देम, बट नो नो, कुरान सेज सो। The people who are reading it, the people who are studying it, the people who are following it are saying, no, we don't kill people. Now, but it says so. So, that's what he is saying. And then he says कि इसका रिजल्ट ये है फाइनल, कि एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड पिक्चर है इस्लाम की और इस्लामिक टीचिंग्स की, जो हमको वेस्ट के ओरिएंटलिस्ट लिटरेचर में मिलती है। और जब ओरिएंटलिस्ट लिटरेचर को पढ़ते भी हैं तो डेफिनेटली उसमें ये दिखता है। There is one more thing to them. The good part, they are very rigorous. जो ओरिएंटलिस्ट जब ये काम करते थे ना, ये हमारी तरह नहीं करते थे थका हुआ काम, सुपरफिशियल काम ये नहीं करते थे। दे वुड गो इनटू डेप्थ। इस वजह से उनका काम भी काफ़ी हद तक, मतलब उसको अगर पढ़े तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। बट वंस वन अंडरस्टैंड्स की, जैसे आर्थर जेफरी का काम जो है ना कुरान की कोडिसेस वगैरह पे, ऑफ कोर्स ही वाज जॉन्डिस्ट, दैट इज नोन, एवरीवन नोज दैट, बट दैट इज स्टिल लैंडमार्क वर्क। बहुत लैंडमार्क, बहुत रिसर्च है। वो इंसान बोले तो उम्र काटा है कुरान के साथ, और सही में है उस लेवल की वो रिसर्च। शार्ट्स की है जूरिस्प्रूडेंस पे, उसका बड़ा काम है उस पे। तो गोल्ड जेर का काम है हदीस वगैरह पे, एंड हैरान करने वाला काम है ये। मतलब जब आप उसको देखेंगे आपको कहीं किसी एंगल से वो ऐसा नहीं लगेगा सुपरफिशियल।
ऐसे बड़े सारे हैं, सीरत नबी बहुत लिखी है उन्होंने, और बहुत उसमें अनाप शनाप भी लिखा। तो दे वुड डू दैट। और ये जो डिस्टॉर्शन है इज नॉट कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर कंट्री, ये पूरे यूरोप में है। इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, रशिया में हो, फ्रांस में हो, इटली में हो, हॉलैंड में हो, कहाँ जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी आप नजर इस्लाम की तरफ फेरते हैं, तो दिस इज हाउ यू लुक एट इस्लाम। दे सीम टू बी tickled by a sense of malicious pleasure। वो सैडिस्ट प्लेजर सा मिलता है इनको इस्लाम को, जब क्रिटिसाइज करते हैं, जब कोई बुरी बात पता चलती है इनके बारे में, एक सैडिस्ट प्लेजर सा मिलता है। जैसे एक मुस्लिम टेररिस्ट को जब पकड़ा जाता है या कहीं न्यूज़ में आता है कि उसने ऐसा कर दिया, तो एक सैडिस्ट प्लेजर मिलता है इनको। देखा देखा देखा, एग्जैक्टली, वी वर टेलिंग यू, वी वर टेलिंग यू। दे डोंट फील सॉरी और सैड फॉर द इंसिडेंट, they feel happy for their prediction। तो and as those European Orientalists are not a special race for themselves। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बन गया कि ये ओरिएंटलिस्ट क्या कोई मार्स से आता है, ये ओरिएंटलिस्ट क्या कोई अलग कौम होती है? नहीं, ये तो यूरोप का ही माइंड है जो अपने सोशल सराउंडिंग से, अपने कस्टम से बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नेसेसरली मस्ट कम टू द कंक्लूजन कि ये यूरोपियन माइंड ही है ऑन द होल, ये फॉर सम रीजन प्रेजुडिस्ड है अगेंस्ट इस्लाम। क्योंकि ये जितने भी ये स्कॉलर्स बन रहे हैं यहाँ से, ये कोई एलियन नहीं है, ये इसी कौम का हिस्सा है। तो ये इस कौम की ही फितरत में कुछ होगा, इन्हीं के कल्चर में होगा कि दे आर प्रेजुडिस्ड। वन ऑफ दोज रीजंस मे बी द एंटीक व्यू, वही जो पूरी दुनिया को ही डिवाइड करता है, यूरोपियंस एंड बारबेरियंस, वाइट मैन एंड विच इज civilized and rest of world uncivilized। And another reason more directly connected with Islam can be found by looking back into the past। एक तो यही जनरल रीज़न है कि पूरी दुनिया को देखने का ही तरीका ऐसा ही है कि बाकी सब गवार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बाकी सब बारबेरियंस हैं, हम सिविलाइज्ड हैं। और दूसरा है हिस्टोरिकल इंटरेक्शन जो इस्लाम के साथ मिडिल एजेस में इनकी हुई। वो क्या इंटरेक्शन थी, कैसी इंटरेक्शन थी, उसको इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे।